द पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट यह मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस है, जो कि गैब्रिएले एमॉट के सॉल्व किए गए केसेस में से एक है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सॉर्सिज्म किए थे। मूवी स्टार्ट होती है और हम 4 जून 1987 के इटली का सीन देखते हैं, जहां हम फादर गैब्रिएले एमॉट को देखते हैं। वह कार्लोस नाम के एक लड़के के घर पर जा रहे थे। सभी का कहना था कि कार्लोस को किसी डीमन ने पजेस्ट कर लिया है। फादर गैब्रिएले उनके घर पहुंचते हैं और उन सब से पूछते हैं क्या किसी डॉक्टर से अब तक उन्होंने कार्लोस का चेकअप कराया है। तब फादर जेमिनी उन्हें बताते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास कार्लोस का कोई इलाज नहीं है। कार्लोस की फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटी सी बहन है। फादर उस छोटी सी बच्ची से भगवान की प्रार्थना करने को कहकर सभी को घर के बाहर भेज देते हैं। यह कार्लोस बेड पर लेटा हुआ था और बहुत बुरे तरीके से अपने बॉडी को मोड़ रहा था। वो फादर गैब्रिएले से कहता है तुम मुझे हल्के में मत लेना, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भयानक हो। फादर गैब्रिएले उसे वेटिकन सिटी का मोहर दिखाते हैं और पूछते हैं क्या तुम मेरा नाम जानते हो, पर कार्लोस उनका नाम नहीं बताता और बात को घुमाने लगता है। तभी फादर गैब्रिएले का साथी वहाँ एक सुअर लेकर आते हैं। फादर कार्लोस से कहते हैं तुमने इस कमजोर शरीर को अपने बस में किया है, अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो फादर जेमिनी को पजेस्ट कर लो या फिर इस सुअर को। फिर फादर गैब्रिएले कार्लोस को उस्काने लगते हैं कि अगर हिम्मत है तो इस सुअर के शरीर पर प्रवेश करके दिखाओ। इसके बाद अचानक कार्लोस का शरीर शांत हो जाता है और वो सुअर चीखने लगता है। इस पर वक्त न बर्बाद करते हुए फादर का साथी उस सुअर पर गोली चला देता है और इस तरह यहाँ भूत का आतंक शांत हो जाता है। अब मूवी स्पेन के स्टीला राज्य में शिफ्ट होती है, जहाँ हम जूलिया को देखते हैं जो अपने 2 बच्चे हेनरी और एमी के साथ अपने न्यू घर पर शिफ्ट हो रही थी। जूलिया के हस्बैंड 1 साल पहले ही गुजर गए थे। हेनरी को अपने पापा के डेथ का बहुत बुरा सदमा लगा था, जिस वजह से उसकी आवाज चली जाती है। पैसों का भी बहुत प्रॉब्लम था। जूलिया के हस्बैंड की प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास बस यह घर ही बचा था, जो पहले एक चर्च हुआ करता था। इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जूलिया चाहती थी कि वह इस घर की मरम्मत करवाए और इसे बेच दे, इससे उन्हें पैसों की कुछ हेल्प हो जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ हम फादर गैब्रिएले को देखते हैं, जो कि बिशप से बातें कर रहे थे कि इस धरती पर अगर प्रेत आत्मा शैतान है तो ईश्वर भी है, पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे ईश्वर से उठता चला जा रहा है। इस वजह से शैतान उसके बॉडी पर कब्जा कर ले रहा है। इधर हम एमी को देखते हैं, जिसे अपना ये नया घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। चर्च की मरम्मत के लिए वहाँ कुछ लोग आए हुए थे। वह जूलिया को फादर एस्क्यूवेल से मिलवाते हैं। फादर जूलिया से कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वो उनसे हेल्प ले सकती है। फिर फादर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि एमी का बिहेवियर बहुत ही रूड था, इसलिए जूलिया उसे समझाती है कि वह जल्द ही इस चर्च को रिपेयर कर बेच देगी और यहाँ से चली जाएगी। तब तक उसे हेनरी का ख्याल रखना पड़ेगा। इस पर एमी चिढ़ जाती है। यहाँ रोम की इटली में फादर गैब्रिएले एमॉट को मुकदमे की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर उन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि एक नए फादर के सामने उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ वो फादर जेमिनी की बातें कर रहे थे। साथ ही उन पर यह भी मुकदमा चलता है कि उन्होंने एक सुअर की बलि दे दी। फादर गैब्रिएले एक सुलझे, बेबाक, रोबदार पर्सनैलिटी के फादर थे। वे उनसे कहते हैं कि मैंने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं। कई बार लोगों को वहम हो जाता है कि किसी डीमन ने उन्हें पजेस्ट कर लिया है। मैंने उसे बस थोड़ी बहुत झूठ बोली है और नौटंकी की है और रिजल्ट आप सबके सामने है। और फादर गैब्रिएले के बातों से वे सहमत नहीं होते और उनसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पद से निष्कासित किया जाएगा। इस पर फादर गैब्रिएले कहते हैं कि मुझे मेरे पद से निकालने का अधिकार सिर्फ मेरे बिशप को है, मेरे बॉस को, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ स्पेन के उस चर्च की मरम्मत करते वक्त वर्कर को दीवार में एक छेद दिखाई देता है, जिसके पार उन्हें एक और दीवार दिखता है। वे वहाँ पर लाइटर जलाते हैं, पर दीवार के उस पर सल्फर गैस होने की वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और कुछ वर्कर घायल हो जाते हैं। इसके बाद बाकी वर्कर वहाँ से काम करने को मना करके चले जाते हैं। जूलिया बहुत परेशान हो जाती है कि अब इस चर्च की मरम्मत कैसे होगी। यहाँ दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं, जिसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है और इसकी आवाज भी चेंज हो जाती है। एमी और जूलिया इस बात को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि पहली बार वे हेनरी को इतने लंबे समय के बाद कुछ बोलते हुए देख रहे हैं। हेनरी बोल रहा था You are all going to die, और इसके बाद वो अपने फेस को नाखून से नोचकर खून निकाल लेता है। जूलिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर जूलिया को बताते हैं कि हेनरी के सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं। क्या उसे किसी बात का सदमा लगा था? तब जूलिया डॉक्टर से बताती है कि हेनरी के पापा के डेथ के वक्त वो हेनरी के साथ ही थे, इस वजह से उसे बहुत बुरा सदमा लगा है और वो पिछले 1 साल से कुछ बोल भी नहीं रहा था। फिर डॉक्टर जूलिया को एक मेडिसिन रिकमेंड करते हैं
और कहते हैं कि अगर हेनरी वापस से खुद को हार्म करे और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे इंजेक्शन लगा देने के लिए और उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए सजेस्ट करते हैं। यहाँ घर आने पर हेनरी की हालत और खराब हो जाती है और उसकी कंडीशन को देखकर हम समझ जाते हैं कि हेनरी को किसी डेमन ने पोजेस्ट कर लिया है। एमी और जूलिया उसे संभालने की बहुत कोशिश करते हैं पर हम देखते हैं कि हेनरी के पेट पर नोचने के निशान उभरने लगते हैं जो कि हेट लिखा हुआ था और वो कहता है प्रीस्ट को लेकर आओ। इन सब के बाद एमी और जूलिया बहुत डर जाते हैं। हेनरी का फेस और भी ज्यादा भयानक लगने लगता है। फिर फादर एस्क्यूवेल आते हैं हेनरी की हेल्प करने के लिए पर जैसे ही वो उसके कमरे में जाते हैं हेनरी उसे अपने डेमोनिक पावर से कमरे के बाहर फेंक देता है और बहुत ही भयानक आवाज में कहता है गलत प्रीस्ट को भेजा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बिशप जो कि फादर गैब्रिएले से कहते हैं कि उन्हें स्पेन के एक चर्च में जाना होगा। उस चर्च में एक लड़का है, मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। वो लड़का भयानक शैतान के बस में है। यह घटना एक पवित्र चर्च में हुआ है और वह उन्हें बताते हैं कि इस चर्च में पहले भी काफी मुश्किलें आई हैं, जिसके बाद इस चर्च को बंद कर दिया गया था। इस बात का पता सिर्फ तुम लगा सकते हो। मैंने उस जगह के दस्तावेज को लाइब्रेरी में रखवा दिया है। स्पेन के चर्च के सारे डॉक्यूमेंट को चेक करते वक्त वो देखते हैं कि किसी ने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए सारे इन्फॉर्मेशन को काट दिया है और लास्ट में लिखा होता है कि तुम्हारे पाप सामने आएंगे। इसके बाद फादर गैब्रिएले स्पेन के उस चर्च में जाते हैं। वहाँ वो फादर एस्क्यूवेल से मिलते हैं। फिर वो हेनरी के रूम में जाते हैं और हेनरी को अपना वेटिकन सिटी का मोहर दिखाते हैं। इस वक्त हम हेनरी के आंखों में उस डेमन की आंखों को देखते हैं। वो फादर गैब्रिएले को देखकर बहुत ही खुश होता है। फादर उससे उसका नाम पूछते हैं पर डेमन अपना नाम नहीं बताता, लेकिन उसे फादर गैब्रिएले के बारे में सब कुछ पता था। वो फादर गैब्रिएले को उसके पास्ट को दिखाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में फादर गैब्रिएले आर्मी में थे और जब फादर के सारे साथी मारे जाते हैं तो फादर खुद को जान बचाने के लिए मरने का नाटक करते हैं। फिर डेमन फादर गैब्रिएले से कहता है कि तुम कायर हो और उसके मुंह से एक मरी हुई चिड़िया निकलती है। वह फिर फादर गैब्रिएले को एक लड़की की झलक दिखाता है और वो कहता है तुम मेरे पैरों में आकर गिरोगे। यहाँ फादर गैब्रिएले उस कमरे के बाहर आते हैं और जूलिया से कहते हैं कि हेनरी को किसी बहुत ताकतवर डीमन ने पोजेस्ट कर लिया है और वो फादर एस्क्यूवेल से कहते हैं कि हमें उस डीमन के नाम का पता लगाना होगा, क्योंकि डीमन के नाम का पता चलने पर उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। डीमन हमेशा ही कमजोरों को पोजेस्ट करते हैं। हेनरी अपने पापा के मौत के बाद मेंटली बहुत ही वीक हो चुका था, इसलिए डीमन के लिए बहुत आसान शिकार बना। इसके बाद हम देखते हैं चर्च में काफी खौफनाक घटनाएं स्टार्ट हो जाती है। डीमन बारी बारी सभी को बहुत परेशान करता है, जिस वजह से एमी और जूलिया बहुत ही डर जाती है। फादर एस्क्यूवेल और फादर गैब्रिएले आपस में बात कर रहे होते हैं। फादर गैब्रिएले बताते हैं कि हेनरी के पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करना होगा। फिर डीमन हमारे सीन को भी जानता है, इससे वो इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, इसलिए तुम्हें एक्सोर्सिज्म टाइम में बस गॉड से प्रे करते रहना है, उस डीमन से बात मत करना। एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होते ही डीमन इस बार फिर अपना चाल चलता है। तो फादर एस्क्यूवेल को उसकी गर्लफ्रेंड एडिला की झलक दिखाता है, जो कहती है तुमने मुझसे चीट किया है। इससे फादर एस्क्यूवेल बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो फादर गैब्रिएले के सामने एक लड़की को दिखाता है, जो फादर पर इल्जाम लगाती है कि तुम्हारी वजह से मैं नरक के आग में आज तक जल रही हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। यह लड़की रोजारिया थी। इस तरह डेमन दोनों ही फादर पर भारी पड़ रहा था, जिस वजह से एक्सोर्सिज्म वहीं रोकना पड़ा। इसके बाद फादर एस्क्यूवेल और फादर गैब्रिएले हेनरी के रूम के बाहर आते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी उस डेमन का नाम पता लगाना पड़ेगा, और उसके पहले उन्हें परमेश्वर से अपने पास्ट में किए गए पापों की माफी मांगनी पड़ेगी। फादर एस्क्यूवेल कन्फेस करते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड एडिला नहीं चाहती थी कि वो फादर बने, और वो परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने एडिला से दूरी बना ली। इसके लिए उन्हें आज भी एडिला के लिए बुरा लगता है, और फिर इसके बाद वो गॉड से अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। फिर इसके बाद फादर गैब्रिएल कन्फेस करते हैं कि रोजारिया नाम की एक लड़की थी, जिसे वहम था कि कोई डीमन उसके पीछे पड़ा है। वो मेंटली बीमार थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, किसी प्रीस्ट की नहीं, इसलिए फादर उसकी हेल्प नहीं करते हैं। और इस बात का गिल्ट फादर गैब्रिएले को आज भी है कि अगर वो चाहते तो रोजारिया की हेल्प कर सकते थे। फिर वो गॉड से माफी मांगते हैं। इसके बाद दोनों ही फादर एक दूसरे को ब्लेस करते हैं और एक दूसरे के किए गए पापों के लिए एक दूसरे को माफ करते हैं। फादर गैब्रिएले को याद आता है कि जब वो चर्च में आ रहे थे
तो उन्होंने वहाँ पे एक बंद कुआं देखा था जिस पर वेटिकन सिटी का सिंबल देखा था। फादर गैब्रिएले उस कुआं के पास जाते हैं और उसे खोलते हैं। कुआं के अंदर बहुत सारे ह्यूमन स्कल सजाए हुए थे। फादर गैब्रिएले को ये बात समझ आ गई कि इस चर्च में पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि स्पेन आने के पहले जब वो यहाँ के डिटेल्स वाली डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे तब वहाँ लिखा था, तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने आएंगे। हेनरी ने भी फादर से यही कहा था। अब तो डीमन का नाम जानना और इस चर्च का इतिहास जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। फिर फादर गैब्रिएल और फादर एस्क्यूवेल उस चर्च को अच्छी तरह से चेक करते हैं। तलाशी लेते वक्त वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सल्फर गैस की वजह से ब्लास्ट हुआ था। उन्हें उस दीवार के छेद के अंदर एक और दीवार दिखाई देता है। फिर दोनों उस दीवार को तोड़ते हैं। फिर दीवार के अंदर जाते हैं जहाँ एक चेम्बर था। वहाँ बहुत सारे केजेस थे जिसके अंदर ह्यूमन स्केलेटन कैद किए हुए थे। फादर एस्क्यूवेल को लगता है कि यहाँ ये बुरे लोग होंगे जिन्हें केजेस में बंद किया गया होगा, और फादर गैब्रिएले उन्हें बताते हैं कि हुआ इसका उल्टा ही था। सदियों पहले ईश्वर 200 फरिश्ते थे जो बागी बन गए थे। उन्होंने ईश्वर के साथ गद्दारी की थी और शैतान का रास्ता चुना था और वे सब डीमन बन गए थे। उनमें से ही एक डीमन ने हेनरी को पजेस्ट किया है। इन केजेस में सभी प्रीस्ट के स्केलेटन हैं। इन सब को उस डीमन ने ही मारकर यहाँ पर कैद किया है। उन्हें एक बंद दरवाजा मिलता है। वे उसकी चाबी खोजते हैं जो वहाँ सेंटर में बंद प्रीस्ट के स्केलेटन के पेट में मिलता है, जैसा वो अंदाजा लगा रहे थे। चाबी सेव करने के लिए उस प्रीस्ट ने उसे निगल लिया था। यहाँ रोम में बिशप को पता चलता है कि स्पेन में वो जो डीमन है उसका शिकार हेनरी नहीं बल्कि फादर गैब्रिएले है। इस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब वो कहते हैं गैब्रिएले को वापस बुलाओ। दूसरी तरफ फादर गैब्रिएले और फादर एस्क्यूवेल लॉक को खोलकर अंदर जा चुके थे, जहाँ उन्हें वेटिकन के राजा का स्केलेटन मिलता है। स्केलेटन के गोद में एक डायरी थी। वो उस डायरी को पढ़ते हैं। डायरी में स्पेन में हुए उस हादसे का जिक्र था जो इतिहास के पन्नों में बंद था। नरक से एक डीमन आजाद हो जाता है और एक बड़े प्रीस्ट को पजेस्ट कर लेता है। उस प्रीस्ट के जरिए वो अच्छे लोगों को लॉ के नाम पर मारता है और बुरे काम करवाता है। वेटिकन ने इस बात को लोगों से छुपाया। अगर लोगों को पता चल जाता तो वो सोचते कि डीमन गॉड से ज्यादा पावरफुल है और वो गॉड पर विश्वास नहीं करते। अब इन दोनों को समझ आ गया था कि डीमन ने फादर गैब्रिएले को यहाँ पे क्यों बुलाया, ताकि वो उनके जरिए इतिहास को दोहरा सके। उस डायरी के जरिए उन्हें डीमन का नाम भी पता चल चुका था। उस डीमन का नाम था नरक का राजा एस्मोडीज। मरम्मत के काम के दौरान वो डीमन आजाद हो गया था। वह फादर गैब्रिएले के जरिए उन 199 बागी प्रीस्ट की सेना बनाना चाहता है। यहाँ दूसरी तरफ हेनरी बहुत ही भयानक तरीके से एमी और जूलिया पर हमला कर रहा था। किसी तरह उन्हें डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन लगा करके उन लोगों ने हेनरी को शांत किया। फादर गैब्रिएले और एस्क्यूवेल हेनरी के रूम में आ जाते हैं। वे लोग अब हेनरी पर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। हेनरी का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वह किसी भी पल मरने वाला था। फादर गैब्रिएले डेमन एस्मोडीज से कहते हैं कि वो हेनरी का शरीर को छोड़ दे। इस पर वह डेमन बदले में फादर गैब्रिएले का शरीर मांगता है। फादर तैयार हो जाते हैं। डेमन एस्मोडीज जैसे ही हेनरी का शरीर छोड़ता है, फादर गैब्रिएले फादर एस्क्यूवेल से कहते हैं कि वह हेनरी, जूलिया और एमी को लेकर यहाँ से चले जाए और खुद किसी तरह उस चैम्बर में पहुँच जाते हैं। यहाँ फादर एस्क्यूवेल भी उन्हें गाड़ी में बैठाकर फादर गैब्रिएले के पास पहुँच जाते हैं। फादर गैब्रिएले पर डेमन पूरी तरह से हावी हो चुका था। फादर एस्क्यूवेल उसे बोलते हैं कि आप उस डीमन से हार नहीं सकते, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। फिर वो प्रार्थना करने लगते हैं, पर डीमन फिर उन्हें उनके पाप दिखाता है। फादर एस्क्यूवेल के सामने उसकी गर्लफ्रेंड एडिला आ जाती है। वो बहुत ही खौफनाक दिख रही थी। फादर एस्क्यूवेल ने फादर गैब्रिएले का दिया हुआ जीसस क्राइस्ट का लॉकेट अपनी गर्लफ्रेंड एडिला के शरीर में टच करा देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। एडिला का शरीर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ रोजारिया की आत्मा भी पानी से निकल कर आ रही थी। फिर फादर एस्क्यूवेल और फादर गैब्रिएले जीसस क्राइस्ट का लॉकेट उसकी तरफ करते हुए प्रार्थना करने लगते हैं, जिससे वह भी जलकर मर जाती है। इस तरह वह चर्च श्राप से मुक्त हो जाता है। यहाँ हमें रोम के चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फादर गैब्रिएले और फादर एस्क्यूवेल से बिशप बात कर रहे थे। फादर गैब्रिएल से बिशप कहते हैं कि तुम्हें कार्डिनल्स में शामिल किया जा रहा है। कार्डिनल्स का काम है इस दुनिया में बाकी छुपे हुए 199 डीमंस को खोजकर उसे खत्म करना। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मेरी यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।